के लिए पूरा फ्री टाइम तो नहीं मिलेगा, ठीक है? तो वो तुमको धीरे धीरे एडजस्ट करना सीखना है, समझ आई? चलो, सो कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम? ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट? और आज हम करने वाले हैं, आज का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो है ग्रोथ कर्व्स और पीवाईक्यूज। तो जितने भी पीछे, क्योंकि पीछे जो टॉपिक हुआ हम उसके पीवाईक्यूज नहीं लगा पा रहे थे ना, बिकॉज टॉपिक इतने लेंथी थे और एनसीईआरटी रीडिंग थी। तो हमने कहा था ना, जब हम टॉपिक के साथ एनसीईआरटी रीड करेंगे हम क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे, बिकॉज वो बहुत हेक्टिक हो जाता है, फिर सिलेबस बहुत लंबा, बहुत चैप्टर चला जाता है और बोरिंग हो जाता है। तो अब हमने वो पार्ट कर लिया। आज हम करेंगे ग्रोथ कर्व्स और उसके साथ क्वेश्चंस लगाएंगे। फिर आज की एक्स्ट्रा क्लास में 8:15 से जो होगी, 8:20 से लेकर जो आपकी क्लास होगी उसमें हम बाकी के पीवाईक्यूज लगाएंगे, ठीक है? तो आज हम लोग इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ओके? सो ग्रोथ कर्व्स का वेटेज क्या है? ग्रोथ कर्व्स का वेटेज ये है कि पहले तो न्यूमेरिकल नहीं आता है इसमें। इसमें क्या आता है आपको? फॉर्मूला आ जाता है, या थ्योरी बेस्ड कोई क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। तो मैं कह सकती हूँ कि 4 मार्क का तो पार्ट है ये, ठीक है? इकोलॉजी के हर टॉपिक इंपॉर्टेंट है यार, नहीं तो हम करते ही ना। तो 4 मार्क्स का तो है ही ये, राइट? तो अब इस पे फोकस करते हैं, चले? ये देखो, हाँ पहुंचे हम लोग। अरे अरे, ये वाली प्रेजेंटेशन ये हाँ ये चलो जी। ओके, देखो अब ग्रोथ मॉडल्स को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे? देखो, आज इसको खत्म करते हैं, उसके बाद एक बार चैप्टर को सम अप कर लेते हैं, ठीक है? अगर तुम कंफ्यूज हो तो, राइट? नहीं तो आज इसको ग्रोथ मॉडल्स को करते हैं, मैं तुमको ही समझाती हूँ। कल एक बार पढ़ के आना एनसीईआरटी, फिर मैं तुमको एक बार सम अप कराती हूँ, ओके? अब ग्रोथ मॉडल्स का क्या पर्पस है? देखो, इसको ना हम एनसीईआरटी से बाद में पढ़ेंगे, इसको पहले ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक है ग्रोथ कर्व मॉडल्स। सबसे पहले बात करते हैं, दो तरीके के मॉडल्स हो सकते हैं, ठीक है? एक हम बात करते हैं सिंपल ऑर्गेनिज्म की, जिसका एनवायरनमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से बैक्टीरिया, ठीक है? तो बैक्टीरिया में हमने ले लिया फॉर से इकोलाई ले लिया, ओके? इशरिशिया कोलाई। अब जो इशरिशिया कोलाई है, इसको हमने लेबोरेटरी में रखा। तो किसकी लैब होगी ये? कौन बनेगा साइंटिस्ट? ओके, प्रीति बनेगी, क्योंकि प्रीति ने आंसर भी सही दिया था। ओके प्रीति, तो तुम्हारी लैब है। अब तुमने यहाँ इकोलाई को ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए प्रीति तुम क्या क्या दोगी इकोलाई को कि ये अपनी कॉलोनियां बढ़ा ले? न्यूट्रिशन। हाँ, तो पेट्री डिश में इसने इसको अच्छे से दे दिया सारा का सारा कल्चर मीडियम। कल्चर मीडियम का मतलब ये होता है उसमें सारा न्यूट्रिशन वगैरह जो भी जरूरत है बैक्टीरिया को ग्रो करने की, इसने प्रोवाइड कर दिया, है ना? अब जब प्रीति इकोलाई ग्रो कर रहे होंगे, तो क्या इनमें से कुछ होंगे जो मरेंगे भी? बैक्टीरिया इमॉर्टल होते हैं, मॉर्टल होते हैं? दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन एक्चुअली, क्योंकि एक बैक्टीरिया ना डिवाइड होकर 2 बैक्टीरिया बनाता है। तो टेक्निकली कौन सा बैक्टीरिया मरा हमें नहीं पता चला एक्चुअल में, ठीक है? तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, पर हम लगा लेते हैं कि कुछ तो होंगे कि बेस मटेरियल प्रोड्यूस करेंगे, कुछ मर जाएंगे ओवर क्राउडिंग से, ठीक है? तो लेट्स से कुछ डेड बॉडीज भी यहाँ पर हुई। तो प्रीति ने क्या करा, डेड बॉडीज को रिमूव कर दिया, ठीक है? सो प्रीति ये कर रही है, कॉन्टिन्यूसली खाना दे रही है और डेड बॉडीज प्लस वेस्ट सबको क्लीन भी कर रही है। तो अगर लगातार खाना देती रहेगी और सारे ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट है उसको क्लीन करती रहेगी, तो क्या यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता रहेगा? जो खाना मिल रहा है, रहने की जगह मिल रही है, उसको सफाई मिल रही है, तो वो तो ग्रो करता रहेगा ना। कब तक ग्रो करता रहेगा वो प्रीति? जब तक न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और उसके आसपास सफाई होती रहेगी। हाँ, तो इकोलाई तब तक ग्रो करता रहेगा जब तक न्यूट्रिशन मिलेगा, तब तक उसके आसपास सफाई होती रहेगी। अब जो न्यूट्रिशन मिल रहा है, क्या मैं उसको बोल सकती हूँ रिसोर्स? बैक्टीरिया के लिए रिसोर्स कैसे है? लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? लिमिटेड। इस केस में अनलिमिटेड है ना? तो याद रखना कि ये जो एग्जाम्पल है ये है हमारा इन लैब, हमारे सुपरविजन में है। हम तो, प्रीति तो अनलिमिटेड अमाउंट में दे रही है ना, प्रीति का बहुत पैसा है, अरे मैं तो खिलाती रहूंगी इसको। तो रिसोर्सेज अगर अनलिमिटेड है
तो ग्रोथ कितनी होगी, लिमिटेड या अनलिमिटेड? अनलिमिटेड अनलिमिटेड, हाँ अनलिमिटेड ग्रोथ होगी। क्या नेचर में ऐसी ग्रोथ एक्चुअल में होती है? यस, इट अकर्स, कब होती है ये? अकर्स इन लेबोरेटरी ओनली। तो ऐसी वाली ग्रोथ जिसमें बैक्टीरिया ग्रो करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, करता जा रहा है, अब ऐसी ग्रोथ को क्या बुलाते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या बुलाते हैं? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ठीक है। अच्छा, अब दूसरी कंडीशन है जो है रियलिटी वाली, है ना, रियल वर्ल्ड, रियल नेचर। रियल नेचर में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग अब एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से इसका एग्जांपल ले, एंड्स का ले ले, चींटियों का बहुत सालों से नहीं लिया। बड़ी हार्ड वर्किंग होती है ना चींटियां। पता है रेड एंट पता है आपको कौन सी होती है रेड एंट? एक सेकंड बेटा, कोई डाउट है? बेटा हाथ पीछे कर ले, ताली पे ये ले, ये देखो, ये दिख रहे हैं अमेज़न की रेड एंट? अपने छोटे छोटे क्लॉज जैसे ऐसा माउथ दिख रहा है? तो इस ये ना मतलब देखो कितना शार्प है, बाइक इतना खतरनाक है ये। सो व्हाट दे डू इज कि जैसे अगर आपको कहीं कट वगैरह लग जाए, मान लो आप जंगल में हो, हैं, और आपने बोला मैं नहीं कर रही नीट का प्रिपेयर, मैं तो जा रही हूँ जंगलों में, आप चले गए जंगल में, लेकिन वहां पे कहीं कट वट लग गया, तो ये जो एंड्स होती है ना, व्हाट दे डू इज, अगर आप इनको घाव पे छोड़ दो तो ये उसको दोनों स्किन को ऐसे पकड़ लेती है इस तरीके से, और थोड़ी देर के बाद स्किन अपने आप हील हो जाती है। तो दे एक्ट एज ए नेचुरल स्टिचेस, इनका जो माउथ है। तो कभी अगर डिस्कवरी देखोगे तो वहां पे दिखेगा, वहां पे जो सर्वाइवल जाते हैं वो रेड एंड को यूज करते हैं अपने, जैसे अगर वूंड से ब्लीडिंग हो रही होती है ना, वहां पे रेड एंड को छोड़ देते हैं और ब्लीडिंग रुक जाती है। हाँ भी बोलो। तो मैं ऐसा करती क्यों है? अरे वो तो अपना डिफेंस कर रही होती है ना, उसको लगता है तुम उसको मार रहे हो, लेकिन उसका जो होल्ड है वो इतना टाइट होता है कि वो स्टिचेस की तरह काम करता है। स्टिचेस क्या करते हैं, दो स्किन के पैलेट को जोड़ ही देते हैं ना, फिर स्किन अपने आप को खुद ही माइटोसिस से हील कर लेती है। ये भी वही कर रहे हैं, ये दोनों चीजों को इतने कस के जोड़ के रखता है कि स्किन आराम से अपने आप को हील कर लेती है। मैम हमें पेन भी होगी? बहुत पेन होगी यार, क्या बात कर रही है पेन तो होगी, लेकिन जंगल में तो अगर कुछ वैसे नहीं हो और इमरजेंसी हो तो अब तो काम आएगा ना। सोचो लोग खो जाते हैं ऐसे ना, जो जाते हैं कभी बाहर घूमने या एक्सप्लोर करने, वो लोग खो भी जाते हैं, तो वहां पे ऐसी चीजें काम आती है। मैं तो बता रही हूँ, कभी तुम खो गए तो ट्राई कर लेना, ठीक है? खोने पर मैम आंट का क्या काम? है खोने पर आंट का क्या काम? बेटा, कहीं चोट वोट लगी तो? अब तो पागलों की तरह भागेगी, मैं खोगी किधर को कटवट लग गया तो? एक तो मैं तुझे बता रही हूँ, हट मत लगाई तू, बैंडेड ले जी तू तो देखो एंड की पॉपुलेशन है, इसको तुमने खाना खाना, हाँ क्या जाते हो तुम? मैम इनका नाम स्पीशीज का? रेड एंट यार बहुत सारी वैरायटी है, मेरे को नहीं नाम पता सीरियसली। दुनिया में सबसे ज्यादा वैरायटी एंड्स की है, देयर आर सो मेनी वैरायटी। मुझे ये तो एग्जैक्टली नाम नहीं याद, पर कॉमनली अमेज़न में को रेड एंड्स ही बोलते हैं। ये सबसे ज्यादा वो होती है आक्रामक मींस द वन हु अटैक्स द मोस्ट। ठीक है, चलो देखो इधर आओ। तो रेड एंड थी, ठीक है, जब इनका जो फूड है, अब नेचर में फूड कैसा होगा, अनलिमिटेड या लिमिटेड? लिमिटेड। जब विंटर आएगा तो फूड की कमी हो जाती है, ठीक है, तो फूड लिमिटेड है, तो इनकी ग्रोथ कैसी होगी? लिमिटेड। दैट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि पहले लेट्स से मेरे पास एंड थी 100, मे बी वो बढ़िया चल रही है, मे बी 1000 तक पहुंच गई, नो डाउट, लेकिन उसके बाद आप देखोगे कि 1000 तक पहुंच के क्योंकि बर्थ हुआ, लेकिन कुछ डेथ भी तो हुई होगी ना, लेट्स से डेथ होगी 100 की, तो फिर ये 900 हो गई, राइट? सो इनका अमाउंट एक लिमिटेड अमाउंट तक इनका नंबर इंक्रीज होगा, उसके बाद आगे आपको इंक्रीज नहीं दिखेगा। जब खाना लिमिटेड हो जाएगा ना, उसके बाद ये इंक्रीज नहीं कर सकते, है ना? तो ऐसे वाली बात, ये बड़ी लॉजिकल बात है ना कि नेचर में सब कुछ ऐसे ही होता है एक्चुअल में, है ना? ऐसा तो नहीं होता ना कि शेर ही शेर है जंगल में, नहीं, हर एनिमल का एक कांस्टेंट सा नंबर होता है ना, देखा जाए तो। अगर हम उनको छेड़ाछाड़ी ना करें, अगर हम लोग हंटिंग ना करें, पोचिंग ना करें, पोचिंग इलीगल हंटिंग होती है एनिमल से, उसको कहते हैं, अगर हम ना करें तो हर किसी की अब नेचर ने ग्रोथ एक नॉर्मल नंबर रखा है ना, हिरन का एक नॉर्मल सा नंबर रहता है, लायन का एक नॉर्मल सा नंबर रहता है, तो ये मेंटेन रहता है। क्यों? क्योंकि जो अगर बर्थ रेट है
पैदा हो रहे हैं नए शेर तो मर भी रहे हैं पुराने, राइट। तो ये लॉजिकल बात है। तो ऐसी वाली ग्रोथ को हम क्या बुलाते हैं? लॉजिस्टिक ग्रोथ। क्या बुलाते हैं? लॉजिस्टिक। देखो कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना चाहिए है इसके अलावा कॉन्सेप्ट कुछ है नहीं। अब मैं तुम्हें इसमें फॉर्मूला बता दूंगी, जो तुमको लगाने के लिए नहीं आएंगे, वो तुमसे ये पूछ लेंगे कि कौन सी ग्रोथ का कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। गिन के 3 फॉर्मूलाज है, 2 एक्सपोनेंशियल के लिए यूज करते हैं, एक हम लॉजिस्टिक के लिए यूज करते हैं। आपको फॉर्मूला पता होने चाहिए, आपको उन फॉर्मूला के जो सिंबल्स है उनके मीनिंग पता होने चाहिए, एंड मैक्सिमम आपको इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाएगा किसमें अनलिमिटेड रिसोर्सेज है और किसमें लिमिटेड रिसोर्सेज है। थ्योरी वाला पार्ट क्लियर? आ जाओ, पक्का क्लियर ना? यो यो मैम। क्योंकि इसमें ना ग्राफ आता है ना तो बच्चे डर जाते हैं। एक सेकंड, ग्राफ की पिक्चर कहाँ है? एनसीईआरटी से ही दिखाना मुझे। रुको रुको, एनसीईआरटी से दिखाना मुझे, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, पागल हो जाओगे तुम। रुको यहीं से खोल लेते हैं। बना मैं दूंगी, नो वरीज, लेकिन हम करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में एक साथ ये ग्राफ दिया है ना, तो एक बार इसको जरूर देखेंगे हम करने के बाद, ठीक है। चलो पेज नंबर निकालो 230 और अब स्क्रीन पे आ गए। देखो अब हम बात करते हैं ग्रोथ मॉडल्स की। ओके, सो हियर इट इज। डज द ग्रोथ ऑफ अ पॉपुलेशन विद टाइम शो एनी स्पेसिफिक और प्रिडिक्टेबल पैटर्न? टाइम के साथ जब कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है, क्या उसका कोई प्रिडिक्टेबल पैटर्न होता है? प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कितना ग्रो करेंगे, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल आएंगे या नहीं? कुछ नो एस्टिमेट लगा सकते हो? एक्चुअली लगा सकते हो, रिसोर्सेज तो लिमिटेड है ना, एस्टिमेट लगा सकते हो कि कितने। अच्छा मैं अगर बोल दूं रिप्रोडक्टिव फेज में कितने इंडिविजुअल है हिमाचल के अंदर, तो तुम थोड़ा एस्टिमेट लगा सकते हो ना कि नेक्स्ट जनरेशन में कितने बच्चे होंगे। हर फैमिली में अगर मैं एक बच्चा भी कंसीडर कर लूं तो एस्टिमेट आ सकता है ना, आ सकता है। सो वी हैव बीन, ये तुमको सोच के करना है। देखो अगर तो इसको सोच के नहीं करोगे तो ये वाला पार्ट होगा नहीं। दिस टॉपिक मैंने देखा है सबको थोड़ा डिफिकल्ट, तो तुमको सोचते हुए चलना है, जिसको समझ नहीं आएगा वो टोकेगा। ओके क्लियर है? यो यो मैम। So, we have been concerned about unbridled human population growth and problems created by it in our country, and it is therefore natural for us to be curious if different animal population in nature behave the same way or show some restraint on the growth. ये कह रहा है कि हम लोग बहुत ज्यादा कंसर्न है और परेशान है कि ह्यूमन पॉपुलेशन कैसे इंक्रीज हो रही है लगातार। तो इसलिए आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हम चाहते हैं कि हम हर पॉपुलेशन को ऐसे ऑब्जर्व करें कि जैसे हम बाबलों की तरह इंक्रीज होते जा रहे हैं नंबर में, शेरों के साथ भी ये चल रहा है, चींटियों के साथ भी ये चल रहा है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए अब कैसे पढ़ोगे यार थ्योरेटिकली? पढ़ने के लिए हमने क्या किया, हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया जिसे कहते हैं ग्रोथ मॉडल। तो ग्रोथ मॉडल किसी भी पॉपुलेशन का आप देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि वो नेचर में उसकी जनरेशन कैसे चल रही है। जैसे अगर मैंने ग्रोथ मॉडल ले लिया कॉकरोचेस का, ठीक है, अमेरिका में, तो तुमको पता चल जाएगा अमेरिका में कॉकरोच की पॉपुलेशन कैसे ग्रो करती है, कहाँ डिक्लाइन करती है। तो आपको अंडरस्टैंडिंग में काम आता है। अब ये बाकी की इकोलॉजी की स्टडी में काम आता है, ठीक है। ये पर्पस समझ आया कि ये पढ़ा क्यों जा रहा है? Yo मैम। Now, perhaps we can learn a lesson or two from the nature on how to control population growth. और जब हम नेचर से देखते हैं ना तब हमें भी सीखने को मिलता है कि ये नेचर का रूल है, जो आया है उसने जाना है ना, जो पैदा हुआ उसको मरना है। ये नेचर का रूल है कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, अगर एक्सप्लॉइट करोगे तो मर जाओगे, राइट। तो होता है ना, जैसे फाइनेंशियली कह लेते हैं हम, हमारे पास जितने पैसे हैं तो हमें उसे डिवाइड करना पड़ता है। कुछ हम यूज करेंगे, कुछ हम सेव करेंगे, कुछ हम इन्वेस्ट करेंगे, कुछ हम बस मजे करेंगे। लेकिन अगर हम उसको सही से डिवाइड नहीं करेंगे तो सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो हमारा सर्वाइवल कैसे होगा? तो हम नेचर से ये सीख सकते हैं। तो अभी आपको दो ग्रोथ मॉडल दिखाएंगे। एक है जो लेबोरेटरी कंडीशन में देखने को मिलेगा और एक है जो एक्चुअल में देखने को मिलेगा। वो जो एक्चुअल वाला है ना वो हम सब पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो आप कोई एनिमल इमेजिन करके चलना। ओके, यो मैम। सबसे पहला है अपना एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कौन था जिसमें रिसोर्सेज कैसे थे? अनलिमिटेड। ऊपर ही लिख लो वहां पे एनसीईआरटी में, रिसोर्सेज अनलिमिटेड। और ग्रोथ अनलिमिटेड। कहाँ मिलेगा ये आपको? अनलिमिटेड लेबोरेटरी। और आपके लिए एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, इन कंट्रोल्ड कंडीशन। कंट्रोल्ड कंडीशन, कंट्रोल कंडीशन मतलब जहां पे आपका कंट्रोल है, वो भी लैब हो गया या बाहर हो गया, लेकिन जहां पर आपने कंट्रोल कर रखा है ना, क्या आएगा क्या जाएगा, वो कंट्रोल कंडीशन है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है। देखो resources, food and space availability is obviously essential for the unimpeded growth of a population. Unimpeded growth मतलब कोई रुकावट ना हो। तो अगर आपको कोई ग्रोथ, किसी भी पॉपुलेशन को ग्रो करना है तो खाना और जगह तो उसको चाहिए भाई। आइडियली व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट, अभी बीच में कोई नहीं बोलना है, ठीक है।
So ideally when the resources in the habitat are unlimited. अब ideally क्या कह रहा है, अगर resources unlimited है, resources का मतलब है खाना एंड स्पेस, यहाँ पर इसने साफ लिखा है, तो कह रहा है अगर resources unlimited है, each species has the ability to realize fully to it innate potential to grow in number. innate potential का मतलब है इंडिविजुअल की, लिख लो वहां पे हिंदी में लिख लो, इंडिविजुअल की कैपेसिटी to reproduce and produce maximum offspring. देखो नेचर में एनिमल का पर्पस तो यही था ना, एनिमल प्लांट्स का क्या, कि उनको बहुत सारे बच्चे पैदा करने हैं, इनका वही पर्पस था। तो अगर अनलिमिटेड खाना है, रहने की अनलिमिटेड जगह है, तो यार वो तो फुल पोटेंशियल से ग्रो करेंगे ना, फुल पोटेंशियल से रिप्रोडक्शन करेंगे, राइट। सो वही भी बोल रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज इन हैबिटेट, किसी भी जगह पे अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, खाना और रहने की जगह अनलिमिटेड है, तो स्पीशी बहुत अच्छे से ग्रो करेगी फुल पोटेंशियल तक, राइट। मैम मैम आप इसकी कर दोगे? क्या बेटा, रिपीट कर दो कहती। कहाँ से बता, मीनिंग द्वारा रिपीट कर दो कहाँ से? मैम, जहाँ से आपने मीनिंग लिखाया था, इनेट पोटेंशियल से। इनेट पोटेंशियल का मतलब है, इनेट मतलब मेरे अंदर, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या पोटेंशियल है कि वो नंबर में ग्रो कर सकता है। तो नेचर में जब भी इनेट पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, दे आर टॉकिंग अबाउट कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकता है। तो सिंपली कह रहे हैं कि अनलिमिटेड खाना है, अनलिमिटेड स्पेस है, तो अगर तुम 2 कॉकरोचेस को छोड़ दोगे, वो रिप्रोड्यूस करते चले जाएंगे। तुम शेरों को छोड़ दोगे, वो रिप्रोड्यूस करते चले जाएंगे, क्योंकि खाना भी अनलिमिटेड है और जगह भी अनलिमिटेड है। समझ आई? मैम और यही डार्विन ने ऑब्जर्व किया था while developing his theory of natural selection, कि भाई जो फिट है, जिसके पास सब कुछ है, खाना, रिसोर्सेज सब कुछ है, तो वो सरवाइव कर जाएगा और ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेगा। देन द पॉपुलेशन ग्रो इन एन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फैक्शन। तो एक्सपोनेंशियल का ही दूसरा वर्ड होगा ज्योमेट्रिक फैक्शन। तो वही बात जो हमने ऊपर लिखी है, वही ये लिख रहे हैं कि अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो ग्रोथ भी अनलिमिटेड है, और ऐसी ग्रोथ को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। ठीक है, अब वो कह रहे हैं, ध्यान से देखना, इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, ठीक है, जो हम पॉपुलेशन डेंसिटी हमने कल ही पढ़ा था ना, कैपिटल N से, यो मैम। और हमने क्या बोला था, जो बर्थ रेट एंड डेथ रेट होता है उसका सिंबल होता है छोटे वाला b एंड d, करेक्ट? मैम अब ये आपको फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। इफ इन अ पॉपुलेशन ऑफ साइज n, तो पॉपुलेशन का साइज है n, द बर्थ रेट नॉट टोटल नंबर बट पर कैपिटा बर्थ। देखो बर्थ रेट की बात कर रहा है, अगर मैं कैपिटल भी बोलती तो मैं कहती बर्थ, कितने जनों का बर्थ हुआ, जैसे 2 सालों में 4 बच्चे पैदा हो गए इस एरिया में। छोटा भी है बर्थ रेट, बर्थ रेट का मतलब है रेशो में आंसर आया था। हाँ, कि किसी पर्टिकुलर जगह पे, पर कैपिटा का मतलब है हर इंडिविजुअल को हम काउंट करते हैं, पर किसी एक पूरे एरिया के अंदर, राइट। तो बर्थ रेट एक बड़ा नंबर, यस। यो मैम। तो बर्थ रेट ऑलवेज इन पर कैपिटा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। इसका ना कहीं किसी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन पर था, ठीक है। तो बर्थ रेट एंड डेथ रेट अगर आपके पास है, देन द इंक्रीज और डिक्रीज इन पॉपुलेशन। अब तुम देखना चाहते हो कि अनलिमिटेड, अच्छा मेरे को बताओ, अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी या डिक्रीज? इंक्रीज है ना। ड्यूरिंग ए यूनिट टाइम पीरियड, यूनिट टाइम पीरियड में आप अगर निकालोगे तो कैसे निकालोगे? देखो, तो आपको इतना तो पता है ना कि जब आप डी लिखते हो, ये छोटे वाला डी लिखा देते हो सबके साथ किसी भी चीज के बाद, तो इस डी क्या रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे? डिफरेंशिएशन। सॉरी, चेंज ना, ये बोला तुमने? यस मैम। हाँ, चेंज। ये जो डी होता है, डेल्टा वाला डी नहीं होता, ये वाला डी हमारा कांस्टेंट वैल्यू बताता है, राइट। छोटा वाला डी हमारा चेंज को रिप्रेजेंट करता है। तो dn by dt वो कह रहा है पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किसी भी एक एरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम मैं कैसे निकालूंगी? तो मैं वही एग्जांपल वापस ले रही हूँ कि अगर प्रीति की लैब है और वहां पे उसने इकोलाई डाल दिया, ठीक है। अब मैं देखना चाहती हूँ कि ये इकोलाई, लेट्स, ये तो बहुत जल्दी ग्रो कर जाते हैं, तो लेट्स से 2 डेज के बाद ही देख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये छोटा टाइम हो गया यार, 1 हफ्ते के बाद देख लेते, ठीक है। तो आफ्टर 1 वीक हम देखना चाहते हैं कि प्रीति की पेट्री डिश में जो पॉपुलेशन डेंसिटी थी dn, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आफ्टर 1 वीक ये कितनी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो मैं कैसे निकालूंगी? उस पॉपुलेशन में कितने बच्चे पैदा हुए हैं और कितने मर गए हैं, इसी से निकालूंगी ना। यो मैम।
Yeah, ma'am. मैं क्या करूंगी, डीएन बाय, मैं कर दूंगी बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ठीक है, और इनिशियल जो पॉपुलेशन का नंबर था वो भी तो मुझे लिखना पड़ेगा, इनटू कैपिटल एन, Yeah, ma'am. ठीक है। तो देखो dn बाई dt इक्वल्स टू बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इनटू कैपिटल एन। तो ये इनिशियल वैल्यू है पॉपुलेशन की, ये चेंज इन पॉपुलेशन है, ये बात समझ आई? Yo, ma'am. तो मैं dn बाई dt को अपनी कॉपी में लिखो, यो मैम। चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी with respect to time, राइट, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, और ये वाले हमारे इनिशियल पॉपुलेशन डेंसिटी, ठीक है। तो जब मैंने ये लिखा ना, अब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट के लिए एक और टर्म होती है, इसको हम कहते हैं छोटा वाला आर, ठीक है। तो b माइनस डी इक्वल्स टू छोटा वाला r, तो मैं इसी फॉर्मूला को मॉडिफाई कर सकती हूँ, dn बाई dt, b माइनस डी को चेंज करके मैं क्या लिख दूं, r, r इंटू एन। तो प्रीति, अगर हम जानना चाहते हैं कि एक वीक के बाद तुम्हारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन कितनी ग्रो हुई है, तो क्या फॉर्मूला लगाओगी? dn by dt is equal to r n, हाँ, N. r n, क्लियर है? yo ma'am सबको क्लियर है यहाँ तक? Yo, ma'am. मैंने कहा ना, अब पहला फॉर्मूला तुम्हारा डन, पहला क्वेश्चन यहीं से आता है, आपसे सबसे पहला फॉर्मूला यही पूछ लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का पहला फॉर्मूला, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम्हारा डन हो गया। अब थोड़ा सा स्कोर समझ लेते हैं। द आर, छोटे वाला आर, इन दिस इक्वेशन इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। देखो दूसरा क्वेश्चन आता है, ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, आर रिप्रेजेंट करता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इससे क्या समझ आता है तुम्हें, क्या क्या बोल रहा होगा, तुक्का मार के बताओ। मैम अंदर का मतलब इंट्रिंसिक, हाँ, अंदर का क्या, रेट नेचुरल इंक्रीज हो रहा है किस चीज में? थोड़ा और सोचो सोचो सोचो, क्या बता रहे होगे यहाँ पे? मैम Intrinsic- बर्थ रेट और नेचर में कोई कितना नंबर इंक्रीज हो रहा है per days में naturally? हाँ, एक तरह से ये कह सकते हैं कि एक बैक्टीरिया है, उसकी कितनी कैपेसिटी है कि वो कितनी बार डिवाइड होए और अपना नंबर इंक्रीज करे। तो आर का मतलब है वो बता रहा है कि उस पॉपुलेशन की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने बच्चे पैदा कर सके, समझ आई? यो मैम। तो काफी करीब था तुम्हारा आंसर, गुड, ठीक है। ये सीधा आपको लेबल करने के लिए आता है कि आर बताओ। Now is a very important parameter choosing for assessing impacts of any biotic and abiotic factor on a population growth। ये इतना important क्यों है कि इसने अलग से मेंशन करा है? ये कह रहा है कि जो छोटे वाला आर है ना, कि ये छोटे वाला आर बता रहा है कि प्रीति ने जो बैक्टीरिया डाले हैं ना, वो हर एक बैक्टीरिया की कितनी कैपेबिलिटी है कि वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सके। अब मान लो प्रीति किसी दिन खाना डालना भूल गई, तो उसने क्या किया, इन्वायरमेंट से खाना डिक्रीज कर दिया। या मान लो किसी दिन प्रीति एसी चला के चली गई, तो सारी पेट्री डिश तो बहुत ठंडी हो गई, है ना, तो ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा ना। तो किस पे फर्क पड़ेगा, अगर हम टेक्निकली बोले तो टेक्निकली फर्क पड़ेगा छोटी वाली आर की वैल्यू पे। हर एक बैक्टीरिया इंडिविजुअली कितने बच्चे प्रोड्यूस करता है, इस पे फर्क पड़ जाएगा, राइट। तो आर ऐसा है कि पूरी बैक्टीरिया की कॉलोनी में हर एक आर की कितनी कैपेबिलिटी है बेबीज पैदा करने की। जैसे मौसम बदलोगे, एबायोटिक फैक्टर बदलोगे, आर की वैल्यू चेंज होती जाएगी, करेक्ट। अगर तुमको देखना है ना, अब प्रीति देखना चाहती है कि यार ई कोलाई के ऊपर ज्यादा किसका फर्क पड़ता है, कि मैंने जो खाना दिया है इसको, इस खाने में मैं पानी का अमाउंट कम कर दूं तो क्या इसकी ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा, या मैं इस खाने में से पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट कम कर दूं तो ग्रोथ पे फर्क पड़ेगा। तो अगर प्रीति ऐसे स्टडी करना चाहती है वो कर सकती है। अगर मान लो उसने कल्चर मीडियम में जो उसने खाना दिया उसमें से उसने पानी कम कर लिया, अब वो देखेगी आर की वैल्यू चेंज हुई है या नहीं, ठीक है, आर की वैल्यू बढ़ी है या कम हुई है, तो उसको पता चल जाएगा ना पानी की इंपॉर्टेंस क्या है बैक्टीरिया की बॉडी में। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है छोटे आर की। हाँ मोहित, मैं आप रिपीट कर देंगे, मेरी क्लास कट हो गई थी। बेटा कहाँ तक सुना है, कहाँ तक सुना मोहित? मैम ये पूरा फॉर्मूला नहीं समझे। बेटा फिर एक काम कर, आगे वाला समझ ले, क्लास के बाद रुक जाओ, मैं तेरे को एक बार समझा दूंगी, ठीक है। ओके मैम। हाँ, नहीं तो खत्म नहीं हो पाएगा। चल ना, इसे क्योंकि काफी सारा फॉर्मूला है ना। ना देखो, सो ये आपको बता रहे इंपॉर्टेंस ऑफ आर। देखो यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ आर पे अगर क्वेश्चन आया तो आपको ये वाला पॉइंट लिखना है, अंडरलाइन कर लिया, यो मैम। इंपॉर्टेंस ऑफ छोटे वाला आर, ठीक है। नाउ टू गिव यू सम आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ आर वैल्यू, आर की वैल्यू कैसे हो सकती है, रेशियो में आएगी, ठीक है। नॉर्वे रेड की आर की वैल्यू 0.015 है, बीटल की इतनी है, ठीक है, इन 1981। आर की वैल्यू फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन थी
हमारी 1981 में 0.0205, ठीक है। अब करंट वैल्यू आपको निकालने की जरूरत नहीं है, इसका फॉर्मूला नहीं आता, बट आपको ये तीनों स्टेटमेंट में फॉर्मूला दे सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट। तो अगर वो लिख देना बी आर जो नॉर्वे रेड थी उनकी वैल्यू क्या थी 0.12 या 0.015, तो सीधा क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो आपको ये वाला पार्ट लर्न करना पड़ेगा, 3 स्टेटमेंट। ओके, यो मैम। सॉरी यार अनफेयर सा है पर लर्न तो करना पड़ेगा। चलो, द अबव इक्वेशन जो पीछे वाली देखी हमने, डिस्क्राइब कौन सी पॉपुलेशन कर रहा है, एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिकल ग्रोथ ऑफ ए पॉपुलेशन, राइट। अब ये कैसा कर्व फॉर्म करता है, तो ये आपको कर्व फॉर्म करता है जे शेप का। देखो अगर मैं सिंपली ये बनाऊं, ठीक है, एक बार कोऑर्डिनेट आई थिंक टाइम ही है यहाँ पे, हाँ। सो देखो टाइम है एक्स एक्सिस पे और ये पॉपुलेशन डेंसिटी है। तो देखो इनिशियली पॉपुलेशन थोड़ा सा तो टाइम रहती है ना, जैसे कल्चर मीडियम में इसने लगाया तो वो थोड़ा एक्लिमेटाइज होने में टाइम लेती है, मतलब वो कल्चर मीडियम में एडजस्ट होती है टेम्परेचर में। उसके बाद बैक्टीरिया ग्रो करने स्टार्ट कर जाएंगे। यो मैम। बैक्टीरिया कितनी जल्दी ग्रो करेंगे, देखो मैंने ये लाइन सीधी इसलिए नहीं खींची क्योंकि बैक्टीरिया बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, राइट। तो बहुत ही कम समय में वो बहुत ज्यादा ग्रो कर देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल 60 सेकंड्स में आप देख रहे हो कि उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर लिया। तो ये ग्राफ ऊपर जाता रहेगा। तो अगर इसकी आप शेप देखो, आपको कैसी शेप दिख रही है, जे लग रहा है या एस लग रहा है? मैम जे। मैम जे। हाँ, तो ज्योमेट्रिकल और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में कौन सा कर्व बनता है, जे शेप। ये क्वेश्चन है नीट का, ठीक है। ये लिखा जे शेप कर्व, ओके डन। यो मैम। बहुत बढ़िया। Now, when we plot n in relation with time, if you are familiar with the basic calculus, you can derive the integral form of the exponential growth. अब देखो क्या होता है ना कि इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा पॉपुलेशन का, है ना, अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे तो हम ना फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। हम वहाँ पे क्या लगाते हैं, तो लॉग लगा देते हैं। तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब भी आप लॉग लगाते हो ना, वैल्यूज आपकी एग्जैक्ट वैल्यू एक एग्जैक्ट पॉइंट पे आती है। तो आपको ग्राफ लॉग की वैल्यू, मतलब अगर मैं ये ग्राफ बनाऊं तो आपको पर्टिकुलर पॉइंट्स मिलेंगे, फिर उनको आप एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कितने मिनट पे कितनी बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई है। जैसे अगर ये टाइम है और ये पॉपुलेशन डेंसिटी है और मैं ये सारी वैल्यू लॉग टेबल पे प्लेस कर दूं, तो मैं कहीं कहीं पॉइंट्स लगाऊंगी, फिर मैं उनको इकट्ठा करूंगी, तो मुझे हर एक पॉइंट पे पता चलेगा कि पॉपुलेशन की डेंसिटी थी, लेट्स से 10 बैक्टीरिया थे जब टाइम था 1 मिनट। मैं कह सकती हूँ 2 मिनट के बाद मेरे बैक्टीरिया 100 हो गए। एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है ना, तो जो पिछला फॉर्मूला है ना उसको लॉग में मॉडिफाई कर देते हैं, बस समझ आई। यो मैम। जब आपने लॉग में मॉडिफाई किया तो आपके पास फॉर्मूला क्या है, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई आर टी। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट ई, उसके सर पे लिखो आर एन टी, ठीक है। एन टी का मतलब है पॉपुलेशन डेंसिटी आफ्टर टाइम टी। देखो जब तुमने स्टार्ट किया था पॉपुलेशन डेंसिटी को पढ़ना यहाँ पर, उस टाइम पे उन्होंने पॉपुलेशन डेंसिटी ली है एन नॉट मतलब 0, यहाँ पे टाइम आपने 0 लिया है, ठीक है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी है टाइम 0। जब प्रीति ने सारा बैक्टीरिया उसके अंदर डाला था, 2-3 बैक्टीरिया उसने पेट्री डिश में डाले थे, उस टाइम एन नॉट थी वैल्यू। फिर जब उसने 1 वीक के बाद उसको ऑब्जर्व किया तो वैल्यू हो गई एन टी, तो पॉपुलेशन डेंसिटी एट टाइम टी, ठीक है। यो मैम। आर की वैल्यू आर आपको पता है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, और ई क्या है, इट इज द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम, ओके। एंड टी स्टैंड फॉर टाइम, तो टी लिख लो या टी ये मेंशन नहीं करते, ओके। तो ये वैल्यूज आपको कहीं पुट नहीं करनी है, आपको बस फॉर्मूला खोलना आना चाहिए। ये आपसे पूछते हैं ई किसके लिए स्टैंड करता है, इट्स वेरी कॉमन क्वेश्चन, ओके मैम। क्लियर है सबको? ये तो वो अगर हमें क्वेश्चन आया तो वो वैल्यू डालेंगे हम ई की? नहीं क्वेश्चन नहीं न्यूमेरिकल नहीं आता इस पे। यो मैम। हाँ न्यूमेरिकल नहीं आएगा, तुझे सिर्फ फॉर्मूला या थ्योरी पे क्वेश्चन आया, न्यूमेरिकल नहीं आएगा इस पे। यो मैम। ठीक है जी, चलो अब देखो, any species growing exponentially under unlimited resources condition can reach enormous population density in a short time। किसी के पास अनलिमिटेड खाना है, रहने की जगह, तो थोड़े से टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर लेगी ना, यही उसने लिखा है। यो Now, Darwin showed how even a slow growing animal like elephant could reach enormous number in the absence of checks। डार्विन ने बहुत सारे ना गैलोपेगस आइलैंड पे एनिमल स्टडी किए थे, टॉर्टोइस किए थे, वहाँ के एलिफेंट्स किए थे, वहाँ के बर्ड्स किए थे, उसने बहुत कुछ स्टडी किया था। हम बस डार्विन फिंचेस को ज्यादा पढ़ते हैं, तो उन्होंने एलिफेंट को भी स्टडी करके देखा था और बताया था कि अगर आप प्रीडेटर नहीं रखोगे ना इसका, तो इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड हो जाएगी, बढ़ते चले जाएंगे नंबर में। इसलिए तो प्रीडेटर होता है, मैंने कहा था प्रीडेशन क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है ट्रॉफिक लेवल्स को, अदरवाइज प्रे पॉपुलेशन बहुत बढ़ सकती है, राइट। नाउ द फॉलोइंग इज एन एंटीडोट पॉपुलरली नरेटेड टू डेमोंस्ट्रेट
dramatically how fast his population could build up and अच्छा अभी यहाँ पे एग्जांपल देंगे आपको किंग वाला, ठीक है, इसको एक बार रीड कर लेना। ओके, जर्नल से एग्जांपल, आई थिंक तुम समझ गए हो, तो मुझे यहाँ पे अभी रिपीट करने की जरूरत नहीं। ये क्लियर है सबको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ? चलो अब बात करते हैं जो लॉजिकल है। लॉजिस्टिक ग्रोथ कैसी होती है, रिसोर्सेज कैसे होते हैं? लिमिटेड। और ग्रोथ कैसी होती है? कहाँ पर हो रहा है ये सब? नेचुरल हैबिट है, नेचर में, हमारी कोई इंटरफेरेंस नहीं। यस, ठीक है। सो नो पॉपुलेशन, यस, नाउ सब चुप हो जाना थोड़ी देर लिए, ठीक है। सो नो पॉपुलेशन ऑफ एनी स्पीशी इन नेचर हैज इट्स ओन डिस्पोजल अनलिमिटेड रिसोर्सेज टू परमिट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। वो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो। नो पॉपुलेशन, ऐसी कोई पॉपुलेशन नहीं है किसी भी स्पीशीज की, प्लांट, एनिमल, फंगस, एल्गी, किसी भी स्पीशीज की नेचर जिसके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल है फॉर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। ऐसा नेचर में कोई एग्जिस्ट नहीं करता। दिस लीड टू कंपटीशन बिटवीन इंडिविजुअल फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। हर किसी के पास खाना लिमिटेड है, इसीलिए कंपटीशन होता है, ठीक है। इवेंचुअली जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है वो सर्वाइव कर जाता है नेचर में और रिप्रोड्यूस कर पाता है। ये बात तो क्लियर है हमें, डार्विन ने भी ये कहा था। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैव आल्सो रियलाइज्ड दिस फैक्ट। सारी कंट्री की गवर्नमेंट भी ये समझ चुकी है एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्ट्रेंट विद अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है। उन्होंने कहा गवर्नमेंट भी ये समझ चुकी है, इसलिए लोगों की पॉपुलेशन ग्रोथ को भी वो कंट्रोल करने लगी है। देखो अगर रहने की जगह नहीं होगी और ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी तो कहाँ रहेंगे हम सब ना। अगर हम सारे जंगल काट के रहने लग जाएंगे तो खाना कहाँ उगाएंगे, खेती के लिए भी लैंड चाहिए, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसीज में ये बात को यूज करते हैं। अब देखो जो तुम्हारे इंपॉर्टेंट बात है, इन नेचर अ गिवन हैबिटेट has enough resources to support a maximum possible number beyond which no further growth is possible। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कह रहा है, अगर एक पर्टिकुलर लैंड है, लेट्स से ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, ठीक है, ठीक है। कहाँ पे मैंने तुम्हें पिछली बार एग्जांपल दिया था, हम चले गए मेघालय, ओके। ये मेघालय का ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। यहाँ पे जितने भी एनिमल, जितने भी प्लांट्स हैं, उनको सर्वाइव करने जितने रिसोर्सेज नेचर के पास अवेलेबल है, ठीक है, इतने रिसोर्सेज है नेचर में, तो सबको सर्वाइव करने देगी, पर एक लिमिट है। अगर उस लिमिट से ज्यादा वहां पर एनिमल या प्लांट ग्रो करने लग गए हैं तो वो सर्वाइव वहां पे नहीं कर पाएंगे, नेचर उसको सपोर्ट नहीं कर सकती है। ये क्लियर है सबको? मैम। ठीक है। अभी जो लिमिट है ना नेचर की, देखो नेचर कोई ऐसा कोई मतलब कोई लिविंग इंडिविजुअल तो नहीं है जो जाके तुमको परमिशन देता है कि तुम 100 रुपए खर्च सकते हो या नहीं। नेचर इज समथिंग विच इज इनविजिबल, राइट। सो नेचर की लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? मैं कैसे कहूँ कि नेचर कब तक सपोर्ट करेगा? कि हम मेघालय गए, यहाँ पे जितने पेड़ थे भाई, ये आराम से रह रहे हैं प्लांट्स और ये आराम से रह रहे हैं एनिमल्स। कब होगा कि एनिमल और प्लांट्स का नंबर इंक्रीज हो गया जिसके बाद नेचर इन्हें सपोर्ट नहीं करेगी? तो कोई वैल्यू तो होगी ना। उस वैल्यू को, वो वैल्यू जिसके बाद नेचर सपोर्ट नहीं कर सकती, लेट्स से ये रेन फॉरेस्ट सपोर्ट कर सकता था 1 लाख प्लांट्स को, और लेट्स से ये सपोर्ट कर सकता था करंटली 50,000 एनिमल को, ठीक है। मैं बहुत कम बोल रही हूँ पर मैं छोटा रखना चाहती हूँ नंबर अभी। अगर अब इसके ऊपर नंबर चला गया ना तो इसके बाद ये सपोर्ट नहीं कर पाएगी नेचर। अब इनके बीच में लड़ाई हो जाएगी, मौत होने लग जाएगी, क्योंकि खाना अवेलेबल नहीं है ना। खाना कम हो जाएगा तो कंपटीशन ज्यादा हो जाएगा। तो वो जो वैल्यू है ना जिसके बाद पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, इस वैल्यू को अपा बोलते हैं नेचर की कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है। नेचर की कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि वो कब तक बर्दाश्त कर सकता है। ओके, एक लिमिट होती है ना हम सबकी भी किसी चीज को बर्दाश्त करने का। मैं तुम्हें 1 घंटा पढ़ाऊं तुम पढ़ लिए, 2 घंटे पढ़ाऊं पढ़ लिए, चलो मैंने 3 पढ़ा दिया एक बार को, तुम पढ़ लिए हिम्मत करके, लेकिन फिर हिम्मत जवाब दे जाएगी ना। वैसे 3 भी मैंने ज्यादा बोल दिया, एक साथ नहीं हो पा रहा यार, तुम्हारी भी और मेरी भी जवाब दे जाएगी कि ये तो बहुत हो गया। तो वो क्या होगी, जब तुम्हारी हिम्मत जवाब दे जाए, दैट इज योर कैरिंग कैपेसिटी। मेरी जब हिम्मत जवाब देगी पढ़ाने की, कैरिंग कैपेसिटी है। तो नेचर की भी एक कैपेसिटी है, तब तक झेलेगी वो। फिर जब वो झेल नहीं पाती है तो क्या होता है, तब तूफान आते हैं। अभी कितना मौसम खराब है, तो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हुई है ना। जो हिमाचल में इतना ज्यादा लैंडस्लाइड्स हो रहा है, उसका वन ऑफ द रीजन क्या है? हिमाचल में टूरिज्म बहुत ज्यादा हो गया, इस वजह से होटल कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया। अगर आप पेरेंट्स से पूछो अपने, तो उस टाइम पे पहाड़ ज्यादा दिखते थे, पेड़ ज्यादा दिखते थे, लेकिन अब होटल्स और रूम ज्यादा दिखते हैं, है ना ऐसा? इफ यू आस्क योर पेरेंट्स ना, अगर पूछोगे तो उनके टाइम में जब वो आपकी उम्र के थे, तब 6 महीने सर्दी रहती थी हिमाचल में। इतनी सर्दी होती थी कि बारिश सब कुछ जम जाता था वहां पे, ठीक है। लेकिन अब वैसा नहीं होता, अब तो क्रिसमस पे भी बारिश वो हो जाए बर्फ, वो भी मुश्किल है। सो ऐसा क्यों है, सडनली इतना ज्यादा चेंज क्यों है? वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी
डिस्टर्ब हो रही है, क्योंकि हम इतना ज्यादा टूरिज्म एक पहाड़ पे लेकर आ रहे हैं, वो कितना बर्दाश्त करेगा ना, फिर स्लाइड तो करेगा ही नीचे, क्योंकि आप रास्ते काट रहे हो तो ऊपर वाले पहाड़ तो गिरेंगे, राइट। सो वो नेचर की कैरिंग कैपेसिटी डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इस बार जो मौसम खराब हुआ है वो हम सब रिस्पॉन्सिबल है उसके। हमने मतलब नेचर की क्षमता को कह दिया कि उसने कह दिया मेरा बस हो गया तुम मरोगे अब सारे, एक्चुअल में यही हुआ ना। तो हम वही कर रहे हैं, बट इस कैरिंग कैपेसिटी, नेचर की हिम्मत है वो कब तक बर्दाश्त करेगी, जैसे तुम्हारी हिम्मत है, तुम कब तक पढ़ना मेरा मेरा बोलना बर्दाश्त करोगे, वर्क के बाद जवाब दे जाएंगे, ठीक है। जैसे मेरी हिम्मत है मैं कब तक पढ़ूंगी, फिर मैं भी थक जाऊंगी। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब, नेचर्स कैरिंग कैपेसिटी मतलब, नेचर कितने लिमिट तक हाँ उसकी क्षमता, बर्दाश्त कर सकती है। हाँ उसकी क्षमता या उसकी लिमिट, लिमिट किस चीज की, कब तक मैम बर्दाश्त करने की। यस, इसको ऐसे याद रखना, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल के से, ठीक है। तो हमने इसको वैल्यू दिया कैपिटल के। नाउ अब देखो इसी चीज को आपको फॉर्मूला में डालना है, बस 5 मिनट का और है। अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, एक पॉपुलेशन है, चींटी की पॉपुलेशन है, लिमिटेड रिसोर्सेज में ग्रो कर रही थी, शो करेगी इनिशियली आपको लैग फेज। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये मैं बनाती हूँ। देखो पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मैं चार्ट बना रही हूँ, ये टाइम है, ये है इंटरनल ग्रोथ का रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन, जो चींटी की पॉपुलेशन थी वो नए एरिया में आई है, ठीक है। पहले वो शो करेगी आपको लैग फेज। लैग फेज होता है लैग, LAG वाला लैग फेज, ठीक है, लॉग नहीं है, लैग। लैग फेज वो वाला फेज है जब पॉपुलेशन आसपास देख रही है, 1 हफ्ते का टाइम है। जैसे कभी एक्वेरियम देखा है किसी ने, घर पे लाए हो? यो मैम। तो बेटा जब एक्वेरियम लेकर आते हो ना, नई नई मच्छी लेकर आते हो, वो पहले हफ्ते में रिप्रोड्यूस नहीं करने लग जाती, वो पानी में घूमती है, पानी को पूरा एनालाइज करती है, अच्छा खाना कितना कहाँ पर मिलता है, यहाँ पे आसपास कौन रहता है। वैसे नेचर में वो जो आंट थी, उन्होंने पूरा एनवायरनमेंट देखा कि अच्छा यहाँ पर पत्ते मिलते हैं, यहाँ पर मैं घर बना सकती हूँ, यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा चलते हैं, तो मुझे कहाँ कहाँ रहना है। तो पहले आता है लैग फेज, जब वो टाइम के साथ ग्रोथ नहीं कर रही। तो देखो ग्रोथ कुछ खास नहीं हुई ना, यहाँ पे नंबर तो सेम ही है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है। तो टाइम के साथ जब वो एक्लिमेटाइज करती है, एडजस्ट करती है, उसको कहते हैं लैग फेज। तो वहां लिख लो लैग फेज मतलब एडजस्टमेंट का टाइम, है ना। कोई बेबी भी पैदा नहीं होंगी, लेकिन जब एडजस्टमेंट होगी, अब तो रिसोर्सेज है भाई, वो करेगी जबरदस्त तरीके से ग्रो। जो जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करती है, उसमें देखो कम टाइम में बहुत ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस हो जाते हैं। दिस इज नोन एज लॉग फेज। लॉग फेज इज ऑल्सो नोन एज एक्सपोनेंशियल फेज। देखो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, ये एक्सपोनेंशियल का फेज है, जिंदगी का पल है जो आके चला जाएगा। पल होते हैं ना लाइफ में, आके चले जाते हैं, तो फेज का मतलब वो पल होते हैं, कुछ मूवमेंट है। तो एक्सपोनेंशियल फेज है, लेकिन अब एक टाइम आएगा जब खाने की कमी होने लगी, अब डेथ रेट भी तो बढ़ रहा होगा ना, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी सबके सब ओल्ड भी तो हो रही होगी, तो अब डेथ होनी स्टार्ट होगी, ठीक है। जब डेथ होनी स्टार्ट होती है तो पहले आएगा स्टेशनरी फेज। व्हाट इज स्टेशनरी फेज? कि देखो टाइम बढ़ रहा है, हमेशा ना पीछे लेके जाया करो ग्राफ को, देखो टाइम बढ़ रहा है ना, लेकिन नंबर ऑफ इंडिविजुअल नहीं बढ़ रहे, दिख रहा है? यो मैम। दिस इज द स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज इज द वन जिसमें अगर कुछ बच्चे पैदा हो रहे हैं तो कुछ मर भी रहे हैं, ठीक है, और जितने रिसोर्सेज है उसी के लिए कलेश चल रहा है, राइट। तो और ज्यादा हम ये नहीं कह रहे कि अगर 10 बच्चे पैदा हो रहे हैं 5 मर भी रहे हैं, तो ऑलमोस्ट नंबर सेम सेम सा मैनेज हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं स्टेशनरी फेज। अगर इसके बाद देखोगे ना तो ग्राफ नीचे भी जाएगा, लेकिन आपको इसके नीचे ग्राफ दिखाते नहीं है। तो ये जो कर्व्स आपको दिख रहे हैं, ये नॉर्मल किसी भी पॉपुलेशन के लिए है, ये बैक्टीरिया के लिए भी यूज होते हैं। जब हम 11th पढ़ेंगे तब ये कर्व दोबारा आएगा। तो इस कर्व को हम बुलाते हैं हमारा लॉजिस्टिक ग्रोथ का। अब वो कौन सा पॉइंट था, देखकर बताओ, वो कौन सा पॉइंट था जब नेचर की बस हो गई है, उसके बाद वो ज्यादा पॉपुलेशन को सपोर्ट नहीं कर पा रही है और कंपटीशन इंक्रीज हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए। वो कैपिटल के पर आया। मैम लॉग लॉ फेज के बाद जब हमारा स्टेशनरी फेज स्टार्ट हो, या दिस इज नोन एज कैपिटल फेज। क्लियर है? यो मैम। कर लिया तुमने, बच ही गया, यही था। बस समझ गए तुम, समझ गए। देखो सो सब पॉपुलेशन ग्रोइंग इन ए हैबिटेट विद लिमिटेड रिसोर्सेज, सबसे पहले लैग फेज आएगा, पहला फेज। उसके बाद आएगा हमारे पास फेज ऑफ एक्सेलरेशन, जिसको अपन लॉग फेज भी कहते हैं, है ना। तो फेज ऑफ एक्सेलरेशन लिख लेना। उसके बाद आएगा डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का मतलब होता है, इसी को ही स्टेशनरी भी बोल रहा है, नीचे गिराता नहीं है कभी इस ग्राफ को, स्टेशनरी बोलेगा इसे। और लास्ट में है फाइनली एसिम्प्टोट। एसिम्प्टोट का मतलब है, अगर मैं इसको नीचे गिरा देती ना यहाँ से,
तो मैं इसे बोलती एसिम्प्टोम। पर ना ये गिराता नहीं है ग्राफ में, ये बहुत गलत है, एनसीईआरटी ने लिखा है पर ग्राफ में नहीं बनाया, तो तुम लिख लो ऐसे बनेगा, ठीक है जी। अब when the population density reaches the carrying capacity, जब population density carrying capacity आएगा तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा। A plot of n in relation with time हमने बना दिया। अब एक कर्व कैसे बना अगर देखोगे, मैं एसिम्प्टोम को हटा दूं तो ये लगभग ऐसे बनता है ना, कुछ इस तरीके का। This is somehow resemble S, तो ये वाला ग्राफ जो है हमारा लॉजिस्टिक का, दैट इज अ सिग्मॉइड कर्व, ये लिखो इसे, ये आता है। अब एक कर्व किसने दिया था ये पॉपुलेशन ग्रोथ का, ये दिया था वॉल्स ने, वॉल्स और पर्ल ने, तो हम इसको कहते हैं उन साइंटिस्ट के नाम पे वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ को वर्हल्स्ट पर्ल लॉजिस्टिक ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। सोना नहीं है देख, चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी, पिछला फॉर्मूला क्या था, कैसे लिखती थी मैं, dn upon d equal to rn। बस अब कुछ मत करो, इस पॉपुलेशन में नेचर की कैरिंग कैपेसिटी डाल दो, के नेचर तो ऊपर भी है नेचर तो नीचे भी है, फॉर्मूला में दोनों तरफ के लगा, और एन भी तो था ना उसमें, तो माइनस एन लिख दिया, इतना सा है। कैरिंग कैपेसिटी ऐड कर दो, और कुछ नहीं है, बाकी सारा फॉर्मूला सेम, क्लियर। Since resources for growth for most animal population are finite, finite का मतलब मैम जो खत्म ना Limited। हाँ लिमिटेड, शाबाश बहुत बढ़िया, वो इनफाइनाइट होता है माता, फाइनाइट है ये, है फाइनाइट है, एंड बिकम लिमिटिंग सूनर और लेटर। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल आपको मोर रियलिस्टिक वन, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि कौन सा ग्रोथ मॉडल रियलिस्टिक है, तो सत्य कौन से है, जिसका नाम है लॉजिकल है, जिसका नाम लॉजिस्टिकल है, वो लॉजिक वही लेगा ना सबसे ज्यादा, क्लियर। एनसीईआरटी पता है क्या करती है, ये ना इसके डायग्राम को एक साथ दिखाती है आपको, देखो अब ये ग्राफ देखो, ये देखो क्या कर रही है, यहाँ पे बनाया टी एक्स कोऑर्डिनेट पे, वाई कोऑर्डिनेट पे पॉपुलेशन डेंसिटी, सबसे पहले ए वाला कर्व आपको दिखा रही है कि वो बढ़ता ही चला जा रहा है, सो दिस इज एन एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, और इसी को हम बोलते हैं जे शेप, तो वहां पे लिख लो पेंसिल से लिखना, ठीक है। ये वाला जो एस तरीके का आपको दिख रहा है, दिस इज एन लॉजिस्टिक, और ये कैसा है हमारा सिग्मॉइड, सिग्मॉइड, हाँ सिग्मॉइड या एस शेप्ड, क्लियर है। और कैरिंग कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट इसी में लगाना है, ए वाले में नहीं लगाना, ये कैरिंग कैपेसिटी है, ओके। यो मैम। चलो किसी को डाउट है इसमें, नो मैम। चलो कुछ स्टार्टिंग वाला रिपीट कर दो, फर्स्ट फॉर्म सम अप कर दूं इसको, इसका भी रिपीट हो जाएगा। अच्छा देख बेटा, हम लोग ग्रोथ कर्व्स की बात कर रहे थे, तो ग्रोथ कर्व में सबसे पहला जो हम पढ़ रहे थे वो हम पढ़ रहे थे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, और दूसरी हमारी लॉजिकल ग्रोथ, तुम्हारी मदद चाहिए होगी मुझे। तो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ का मतलब है मोहित सिंपली कि रिसोर्सेज हमारे पास कैसे हैं, अनलिमिटेड। रोहित नाम से मनीषा है कि तमन्ना है, मोहित से मनीषा, यस मैम। तो बाकी सारे एक में रुक जाओ, इसको करने दो ना, इसका मिस हो गया, उसका इंटरनेट इशू है, तो सब इसको बोलने दो, ठीक है। तो मनीषा ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में रिसोर्सेज अनलिमिटेड है, तो ग्रोथ कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी, है ना, राइट। तो हम कह रहे हैं कि एक पेट्री डिश ली तुमने लेबोरेटरी में, और मनीषा तुमने यहाँ बैक्टीरिया डाल दिया, ठीक है। तो इनिशियली जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन डेंसिटी थी मैंने उसको रिप्रेजेंट कर लिया लेट्स से कैपिटल एन से। अब मैं ना एक वीक देखती हूँ उसको, और एक वीक के बाद मनीषा तुमने इसको ऑब्जर्व किया, जब तुमने एक वीक के बाद ऑब्जर्व किया, तुम जानना चाहती हो कि इसमें कितना नंबर इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज। अब अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो नंबर इंक्रीज होगा या डिक्रीज पॉपुलेशन का, इंक्रीज होगा, है ना। तो तुम इंक्रीज इन नंबर जानना चाहते हो, तो कैसे निकालोगे, तो देखो मतलब कि पॉपुलेशन डेंसिटी में चेंज आया है, तो जब भी कोई चेंज आया होता है हम फॉर्मूला लिखते हैं, हमें चेंज लिखना है तो हम डी से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो चेंज इन पॉपुलेशन डेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम, dn by dt इक्वल्स टू, अब पॉपुलेशन में चेंज क्या आया होगा कि आपको किसको आपस में माइनस करना होगा कि कितने बच्चे पैदा हुए माइनस कितने मर गए, ठीक है, इनटू
जो इनिशियल डेंसिटी थी, जो यहाँ लिखी है ना येलो से, ये वाली इनिशियल डेंसिटी, मैं येलो से लिख देती हूँ। तो ये मेरा फॉर्मूला बना। अब हमें इतना पता है कि बर्थ रेट माइनस डेथ रेट का मतलब होता है छोटा वाला r। तो मैं वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगी, dn बाई dt, चेंज इन पॉपुलेशन। मतलब एक हफ्ते के बाद अगर मनीषा तुम देखोगी कि बैक्टीरिया कितने हैं, dn बाई dt इक्वल्स टू r इंटू कैपिटल N। ठीक है, तो r का मतलब होता है इंट्रिंसिक रेट। इंट्रिंसिक रेट का मतलब क्या होता है मनीषा, कि इस बैक्टीरिया की कॉलोनी में लेट्स से 100 बैक्टीरिया है, ठीक है, तो हर एक बैक्टीरिया की कितनी पोटेंशियल है बच्चे पैदा करने की, कि उसको एक हफ्ते के लिए तुमने छोड़ दिया तो हर एक बैक्टीरिया कितने आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है, उसको कहते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ इंक्रीज। क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, सो दिस वाज द फर्स्ट फॉर्मूला। क्लियर है सबको? यो मैम। अब अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगी बेटा, तो ग्राफ कैसे बनेगा मेरा? J shape. जे शेप। ए शेप। ठीक है, गुड। अब मेरे को लॉजिस्टिक ग्रोथ का कौन बताएगा? ये तो मैंने बता दी, क्योंकि उसको मदद चाहिए थी। कौन है ये? नीलम। नीलम पढ़ने लग गई है? नहीं पढ़ रही? नीलम आवाज आ रही है यार? ये फिर फुस फुस करके बोलेगी, कुछ नहीं सुनेगा। हेलो, देखो किसी को आवाज आ रही है इसकी? No, नो ma'am. मैं फिर बाद में ये बोलेगी कि मैं चीख रही थी, आपको आवाज नहीं सुनाई थी, मैं बुरा मान जाऊंगी। सबको नहीं आ रही ना आवाज, मेरी गलती नहीं है ना? No, ma'am. यस ठीक है, हो सकता है नीला ने दवाई लगाई हो गले में। अभी तक रिकवरी कर रही हूँ। ओह, नीलम को कोई मजाक नहीं उड़ाएगा, उसने बुरा मान जाना है ना? क्या क्या धमकी दी थी इसने? बुरा मान के तो क्या करूंगी? Class में लगाएगी। Class नहीं लगाएगी। तो मैंने क्या बोला था इसको, कौन सा रिलीजन है हमारा? Ma'am, कौन सी ले अमेंजिलिज्म आएगा। हाँ, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। चलो, श्रुति तुम बताओगी Yes, ma'am. बेटा, रिसोर्सेज कैसे होंगे लॉजिस्टिक में? Limited. ग्रोथ कैसी होगी? Limited, ma'am. लिमिटेड। सो गर्व कैसा आएगा? S. एस शेप का दूसरा नाम? Sigmoid. सिग्मॉइड वाला। तो लिमिटेड करने के लिए इसका फॉर्मूला बता दो, मैं मॉडिफाई कैसे करूं, चेंज इन डेंसिटी। dn हम्म upon dt हम्म is equal to rn हम्म ब्रैकेट में k upon k minus n. वेरी गुड, शाबाश, इसको खुद से याद हुआ ये। क्लियर है? यो मैम। यो मैम। बहुत डिफिकल्ट था? नो मैम। नहीं ना, ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, ये लगता है लेकिन सबको, मैं देखा है, बहुत बहुत रोते हैं इसमें। आई थिंक हमारा हो गया ये। तो हमारा हो गया, हमें उससे मतलब है, कोई रोता है तो रोए, हमें क्या। हाँ, चलो अब करें थोड़े से काम। यो मैम। ये पहले क्वेश्चन लगाते हैं। अब तो ये वाले, ये नहीं आते, रुको, ये वाला ना मैंने तो बीच बीच में करा दिया है। मैं आपको लेना चाहूंगी जो तुमने करे नहीं है। नीचे लगता है थोड़ा सा। पॉपुलेशन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 अभी है हमारे पास। 45 एंड 46 एंड 53 एंड 54। 45, 46, 53, 54। चैट में आंसर। 1 2 3 4 4 क्वेश्चन, 2 मिनट्स यू हैव, स्टार्टिंग योर टाइम, स्टार्ट। तो तुमको याद है ना, दूसरे बैच में तुमने आना और जीत के जाना, राइट? यो मैम। बढ़िया बेइज्जती हुई थी गलत। चलो भाई, चैट में आओ। ओके,
ओके जी, 1 मिनट लेफ्ट। थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट। वेरी गुड दीक्षा, अंचल, रिया, अर्चना, वेरी गुड अर्चना। चुआ, नीता, चुआ, ये तो आंसर नहीं है। ये लो, नीलम कह रही मैम माइक। उसने माइस लिखा है इसलिए। अच्छा अच्छा, माइक ऑन नहीं हो रखा। नीता कह रही चुआ। नीता ऐसे मत करो, चूहे मारने वाली आ जाएगी। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स लेफ्ट। कोई बात नहीं नीलम, हमें पता है नाराज है तुमसे, इसलिए माइक नहीं ऑन कर रही, समझ गया है ना बच्चों। यो मैम। देखियो अब हमारे रिलेशनशिप को मेंजलिज्म से मेंजलिज्म में चेंज हो जाएगा, ठीक है। यो मैम। तुम क्या यो कर रहे हो नलायको। गुड श्वेता, पूजा, मीनाक्षी, साक्षी, तान्या, रमिता, दक्षितीश, प्रीति, शिवांशी, नीता, मुस्कान, नेहा, अंकिता, रिया, भूमिका, रुशिल, गुंजन, विशाल, रिया, आंसर कम, प्रकृति, पायल, नीलम, डीसीसीटी। कह रहे खुद लगा लो किसका आंसर क्या है। नीचू, कृतिका, दीक्षा, अंचल, रिया, अर्चना। ओके बेटे, इससे ज्यादा आंसर चाहिए मुझे एक्स्ट्रा क्लास में, समझ आई। इज्जत रखनी है वहां पे तुमने हमारी। यो मैम। यो मैम। महिलाएं सबसे आगे रहे, ठीक है। चलो 45 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ ए पॉपुलेशन। जो पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं है, देखो सेक्स रेशियो, मोर्टेलिटी, नेटेलिटी, ये सब मैंने पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट बनाए थे। स्पीशी इंटरेक्शन पॉपुलेशन का एट्रीब्यूट नहीं था। आप एक एक स्पीशी की बात कर रहे थे, तो पॉपुलेशन लेवल पे नहीं गए थे हम वहां पे, राइट। पॉपुलेशन की कहाँ बात कर रहे थे हम, इंडिविजुअल फ्लावर की अपने पॉलिनेटर के साथ बात करी ना। सो दिस इज नॉट ए स्पीशी एट्रीब्यूट, तो आंसर वुड बी डी, ठीक है। एनसीईआरटी बेस है ये, अगर हेडिंग भी आती है एनसीईआरटी की तो हो जाता। नाउ 53 माइकोराइजा आर एन एग्जांपल ऑफ, माइकोराइजा एग्जांपल ऑफ जिसमें दोनों को फायदा, ऐसा रिलेशनशिप इज नाउ 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर आर सिलेक्टेड स्पीशीज। देखो आर सिलेक्टेड स्पीशीज तुमने ज्यादा करी नहीं है, लेकिन इसका ये तुम ना नेक्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ोगे, मैंने देने के बाद देखा ये। तो आर सिलेक्टेड स्पीशीज वो स्पीशीज होती है जिनका साइज छोटू होता है, तो जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करती है और ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होती, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही समझ लेना। The R selected species are the one which have large number of progeny with smaller size. आंसर इसका होगा ए, लेकिन ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ओके क्योंकि ये है आराम से आधे घंटे का टॉपिक है समझाने वाला, तब समझाऊंगी। नाउ 46 कार्निवोरस एनिमल लायन एंड लेपर्ड ऑक्यूपाई द सेम निश, ठीक है। ये दोनों कार्निवोरस है, सेम निश पे, निश मतलब सेम रिक्वायरमेंट है इनकी। बट लायन प्रीडेट मोस्टली लार्जर एनिमल एंड लेपर्ड टेक स्मॉलर एनिमल। लायन बड़े वाले जानवर खा लेता है भाई, उसमें एनर्जी ज्यादा है। लेपर्ड कंपैरेटिवली छोटे एनिमल खाता है। दिस मैकेनिज्म ऑफ कंपटीशन, खाना सेम है इनके पास, खाने को लिए इनको खाना एक तरीके का ही है दूसरे एनिमल को, लेकिन इन्होंने अपने खाने को थोड़ा डिवाइड कर लिया कि बड़े वाले तू खा, छोटे वाले मैं खा रहा हूँ। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को हम क्या बुलाते हैं। डिस्प्लेसमेंट। बेटा जो खाना है व्हाट इज दैट, खाना फूड रिप्रेजेंट व्हाट, पार्टिशनिंग। फूड रिप्रेजेंट व्हाट, रिसोर्स। रिसोर्स। तो अपने खाने को उसने बांट दिया ना, पार्टीशन कर दिया ना, ये हिस्सा तेरा मेरा, रिसोर्स पार्टीशनिंग। किसने दिया था कॉन्सेप्ट, मैक आर्थर, नहीं मैक आर्थर, ठीक है। मैक आर्थर ने दिया था ये कॉन्सेप्ट, राइट। अब तुम्हारा होमवर्क है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, एल्ट्रुइज्म एंड कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन। ये तो तुमको आता नहीं है, इसकी डेफिनेशंस लिख के आनी, ओके लिख लो। कोएग्जिस्टेंस मेयर ने दिया था, है ना। हम्म? कोएग्जिस्टेंस दिया था इसने, जो आपने लिखा है। मैं अरे हाँ, सॉरी रिसोर्स पार्टीशनिंग, हाँ अरे यार तुम यार मेरे को भी खराब करवाओगे। मैक आर्थर ने तो कहा था को एग्जिस्ट, जब वो रिसोर्स पार्टीशनिंग करेंगे तो वो एक साथ एक ही जंगल में रह पा रहे हैं ना, तो को एग्जिस्टेंस होगी। रिसोर्सेज को डिवाइड करके को एग्जिस्टेंट हुई है, रिसोर्स को बांट लिए इसलिए वो एक साथ रह सकते हैं। तुम लोग खाना बांट के खा रहे हो भाई बहनों के साथ, इसलिए घर में रह रहे हो, नहीं तो लात मार के निकाल देते है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट मैक आर्थर ने दिया था, ओके। मैम फिर मेयर ने क्या दिया था। और मेयर ने कुछ नहीं दिया था यार, उस दिन गलती से लिख दिया था मैंने, 6 बार तो बता दिया। तो एक नाम गलत पढ़ा है वो सबको याद है,
वो मैंने तब बता भी दिया ये गलत था 5 मिनट में, वो नहीं भूल रहे तुम, है हद हो गई। हर क्लास में एक बच्चा मुझे मेयर बोल के जाता है। मैम उसने कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज दिया था ना। हाँ लेकिन वो यहाँ नहीं था ना। नहीं अब Yes. हर क्लास में मेयर बोलेंगे, मैडम पागल करेंगे हम।